हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो पूरे चैप्टर्स कंप्लीट है विथ हैंड रिटन नोट्स एंड विथ अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का बुक फर्स्ट का चैप्टर 3, जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से किसी को भी क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने होंगे, तो भी आप क्या कर सकते हो, परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 3, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, कौन रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हमने अपने क्लास 6 टू 10 एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। बट ये सोचो, अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें क्या आया था, एक छोटे से टॉपिक आए थे, इलेक्शन कहीं गई, रिप्रेजेंटेशन आपको बताया जाता था बस एक छोटे टॉपिक में। लेकिन क्लास 11 की बुक में क्या है, ये पूरा एक चैप्टर बना दिया गया। और चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बताओ 21 पेजेस की ये चैप्टर है मेरे हैंड रिटन नोट से। ठीक है, 21 पेजेस के चैप्टर है। आपके बुक में भी काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ कवर्ड हैं। तो इसीलिए मेरा बताने का सिर्फ मोटिव ये है कि क्लास 11 पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप क्लास 11 और 12 अच्छे से कवर करते हो तो आपको शायद 6 टू 10 पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। बट आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो एक बार के लिए आप उसको स्किप भी कर दोगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही है कि आप लोग क्लास 6 टू 12 पूरा पढ़ो, लेकिन क्लास 11 और 12 आप काफ़ी अच्छे से पढ़ो, उसको काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ करो। ठीक है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। एक बात और कहना चाहूँगी, वीडियोस पे बिल्कुल भी आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। देखो, क्लास 10 तक तो मैं मान सकती हूँ छोटे वीडियोस थे, कम वीडियोस, टाइम लिमिट कम हुआ करती थी। लेकिन आप लोग देखो क्लास 11 क्लास 10 के वीडियोस कितने लंबे लंबे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको पार्ट्स में नहीं बताती हूँ। मैं एक बार बैठ के पूरा आप लोगों को समझाती हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो सर्च ना करने पड़े, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप एक वीडियो खोलो, आपको उसके आंसर्स मिल जाए। लेकिन फिर भी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे हो। तो आप, मेरा कहना यही है कि आप लोग सपोर्ट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। अब बहुत बातें हो गई, अब क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो इन दिस चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इलेक्शंस और उसके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ठीक है, ये हम पढ़ने की इस चैप्टर में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। The importance of the method of election chosen in our constitution and the implications of the constitutional provisions। ठीक है, कि हमें इसकी क्या, जो भी मेथड हमने इलेक्शंस के चूज़ किए हैं, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, और उसको कैसे, क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के थ्रू उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये जाने। सिंपल और बहुत स्ट्रेट है कि हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने इलेक्शंस के मेथड अडॉप्ट किए हैं तो उसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, और ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्शन के मेथड को क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन उसका एक सोसाइटी में करते हैं।
रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, ठीक है, कि हमारी ऐसी कौन सी सिस्टम है जिस सिस्टम को हम लोग इम्पार्शियल मशीनरी बोलते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, इम्पार्शियल मशीनरी है। तो हमारे जो कंडक्ट इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल इम्पार्शियल होते हैं, किसी भी वे में आप लोग उसको पार्शियल नहीं या बायस्ड नहीं बोल सकते हो। सम सजेशन फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे सजेशंस भी दिए गए थे, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इन सब बातों को लेके। डिफरेंट मैथड्स ऑफ इलेक्शन, लेकिन हम क्या देखते हैं, बहुत अलग अलग मैथड्स, बहुत अलग अलग डिफरेंट मैथड्स इलेक्शन के अपने कंट्री में देखने को मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब हर जगह एक ही मैथड यूज़ होता है, नहीं, हमें काफ़ी अलग अलग मैथड्स इलेक्शन के देखने को मिलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सिस्टम हमने क्या किया है, जो इलेक्शन सिस्टम हमने अपने कंट्री में अडॉप्ट किया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, हर कुछ देखेंगे। देन तब आपको पता चलेगा कि हमारा इलेक्शन सिस्टम कितना फेयर है, कितना फ्री है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविज़न फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम क्या देखेंगे कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जो प्रोविज़न्स बनाए गए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कंट्री में। द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, टू सिंपल्स क्वेश्चन अबाउट इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, इसमें जो भी डिबेट्स होते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके, कि मतलब कि इलेक्शंस के जो सिस्टम्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो उससे जितने भी रिलेटेड डिबेट हुए हैं, हो रहे हैं या क्या होने चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसमें दो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शंस और डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ठीक है। इस चैप्टर में हमें मेनली क्या मतलब स्टार्टिंग किया गया है दो सिंपल क्वेश्चन पूछ के डेमोक्रेसी और इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो सकती है विदाउट इलेक्शन के। कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, क्या जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। तो पहले का तो आंसर है नो, ठीक है, मतलब जहाँ इलेक्शंस नहीं होते वहाँ आई थिंक डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेसी सिस्टम अच्छे से नहीं चल सकता। और हाँ, दूसरे का आंसर है येस, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ भी इलेक्शंस कराए जाते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हम अभी आगे अच्छे से इन ब्रीफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। The second question reminds us of the fact that not all elections are democratic, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमें ये रिमाइंड कराता है, ये हमें मतलब रिकॉल कराता है कि हर इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे भी इलेक्शन होते हुए देख रहे हो तो आप क्या देखो कि वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं होता। हर जगह जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। What do you think? Would you distinguish a democratic form और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है, क्या आप क्या सोचते हो इन दोनों के बीच, ठीक है, कैसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। What can be done to ensure that election in a country would be conducted in a democratic way? हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम लोगों को ये विश्वास दिला सके या हम ये काम कर सके कि हमारे कंट्री में जो भी इलेक्शंस हो वो क्या हो, डेमोक्रेटिक वे में हो, बिल्कुल पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक ही हो। दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशंस कम इन, तो यहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है और वो अपने प्रोविज़न्स को बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेसी कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शन, ठीक है, वेट अ मिनट फ्रेंड।
जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो क्या करता है, इलेक्शन से रिलेटेड हमें कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, जो कि हमें इलेक्शन कंडक्ट करते टाइम क्या करने पड़ते हैं, अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं। द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, हमें डिटेल्स तब पता चलेंगी, अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे, और इनकी डिटेल्स किसके थ्रू बताई जाती हैं, इनकी डिटेल्स जो भी लेजिस्लेचर के थ्रू क्या किया जाता है, लॉज पास किया जाता है, उसी में हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं। These basic rules are usually about, अब ये जो लेजिस्लेचर रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज पास करता है, तो वो रूल्स रेगुलेशन लॉज किससे रिलेटेड होते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें होता है, फर्स्ट होता है हु इज़ एलिजिबल टू वोट। ठीक है, कौन वो बंदा है, कौन वो पर्सन्स हैं जो कि वोट देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, कौन इलेक्शंस में आके अपना योगदान और अपना वोट जिसको हम बोलते हैं वो दे सकते हैं। हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, हमें ये तो बता दिया गया कि वोट कौन दे सकता है, हमें ये भी तो बताइए कि कंटेस्ट कौन कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा कौन हो सकता है। हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, देन वो इलेक्शन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, उनको सुपरवाइज कौन करता है। ठीक है, उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है। हाउ डू द वोटर्स चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या ऑप्शंस अवेल होता है। हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड। अब ये जो वोट्स दिला गए, लोग खड़े हो गए, तो अब ये वोट्स जो हैं वो कैसे काउंट होते हैं और देन उसके बाद भी रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं। तो ये कुछ मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस इससे रिलेटेड हमारी लेजिस्लेचर क्या करती है, पास करती है। ठीक है, तो मेन आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, आप इस चैप्टर में इस पूरी चीज़ जो है, ठीक है, कौन वोट लड़ सकता है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, सुपरवाइज कौन करता है उस इलेक्शंस को, वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं, और वोट कैसे काउंट होता है, और देन रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होते हैं। तो मेनली ये पूरा चीज़ हम अपने इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। Like most democratic constitution, the Constitution of India answer all these questions। जैसे कि सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में उनके इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ होता है, तो उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इन सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छा आंसर देता है। सबके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और आंसर्स अवेल हैं। ठीक है, एज यू कैन सी द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर अबाउट ensuring that elections are free and fair and can thus be called democratic। ठीक है, आपने जो पहले 3 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, ये आपने ये जो तीनों क्वेश्चन देखा है, इन तीनों का मतलब क्या निकल रहा है, इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं ये निकल रहा है कि जो हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर हो, और ताकि हम उस इलेक्शंस को क्या कर सके, डेमोक्रेटिक कह सके। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हम इलेक्शंस करा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो, तभी तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। तो ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो इसीलिए बना है, इसीलिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, ताकि हमारे यहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर हो सके और हम उन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोल सके। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक वे वी हेल्ड इलेक्शंस और वी स्टैंड फॉर इलेक्शंस, ये सब हम लोग क्या करें, बोल सकें। द लास्ट 2 क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग अ फेयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में आप देखते हो कि हम क्या कर रहे हैं, एक फेयर रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की बात कर रहे हैं। What are the methods of elections? फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से methods यूज़ किए जाते हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए।
देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम चलता है कि जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो हमें एक सिस्टम, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पे चला आ रहा है। तो उसी सिस्टम से क्या होता है, उसी को हम लोग एक मेथड्स ऑफ होल्डिंग इलेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। देयर आर अथॉरिटीज़ एंड रूल्स अबाउट डूज एंड डोंट्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग अथॉरिटीज़ भी बनाई गई हैं और यहाँ पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए गए हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो इलेक्शन में, ठीक है। इट इज़ दैट वॉट इलेक्शन सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। तो यही सब है कि हम इस पूरे इलेक्शन सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसी सब पे क्या है, पूरा इलेक्शन सिस्टम क्या है, बेस्ड है और कहीं ना कहीं इसी सब से वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। In a democratic elections, people vote and their preference decide who will win the contest, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, अरे पीपल क्या करते हैं, सॉरी पीपल जो होते हैं, जो आम जनता होती है वो क्या करती है, वोट देती है, ठीक है। उन वोट के आधार पे उनके प्रेफरेंस पता चलते हैं कि वो क्या करते, उनके उन्होंने वोट दे दिया, हमें पता चल गया इसको ज़्यादा वोट मिला है, तो हमें लोगों की प्रेफरेंस पता चलती है कि उनकी फ़र्स्ट डिमांड क्या है, देन उन्हीं के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन जीतेगा ये भी हमें पता चलता है, ठीक है, कि कौन किसको ज़्यादा वोट मिला है। बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस एंड वेरी डिफरेंट वेज इन विच देयर प्रेफरेंसेस कैन बी काउंटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वे तो नहीं है कि मैं गई, मैं बता दी कि मुझे मोदी पसंद है, योगी पसंद है, इनको चुन के लाया जाए। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे क्या करते हैं, लोग अपने प्रेफरेंसेस या अपनी चॉइसेस को सामने रखते हैं और यहाँ पे बहुत ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे उनके प्रेफरेंसेस को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। वो अपने प्रेफरेंस बताते हैं, उसके भी अलग अलग तरीके हैं और उनके प्रेफरेंसेस को चुना जाता है, काउंट किया जाता है, उसके भी बहुत सारे अलग तरीके हैं। तो इस चैप्टर में हम वो सारे तरीके पढ़ेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। These different rules of game can make अ डिफरेंस टू हु द विनर ऑफ द गेम विल बी, ठीक है। इसको हम लोग एज अ गेम भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रूल्स है, ठीक है। रूल्स ऑफ गेम चलता है, गेम के अलग अलग रूल्स हैं और अलग अलग गेम्स हैं और ये अलग अलग गेम्स और अलग अलग रूल्स गेम के डिसाइड करते हैं कि उस गेम का विजेता कौन होगा, हु इज़ द विनर ऑफ दैट गेम, ठीक है। कौन इलेक्शन का विनर होगा ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और मेथड्स पे क्या करता है, पूरी तरीके से डिपेंड है। सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज़, सम रूल्स कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर्स, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, बिगर पार्टीज़, जैसे बहुत दिन से जो पार्टी चली आ रही है और काफ़ी मेजॉरिटी में उनको फेवर करते हैं। तो कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं जो स्मॉलर पार्टी को भी क्या करते हैं, फेवर करते हैं। हर कुछ वन साइडेड नहीं होता है, ठीक है। Some rules can favor the majority community, other can protect the minorities. कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मेजॉरिटी को वोट करते हैं या मेजॉरिटी के लिए होते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वही सब सिस्टम अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सिस्टम, जैसे कि हमने अपने क्लास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में देखा था ना कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो पहला सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। पहला सिस्टम क्या है, फर्स्ट, जिससे हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो वो मेथड क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप लोग याद कर सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। द एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये आप लोगों को पता होगी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव
द कैंडिडेट हर हमने कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या किया 543 कंट्रीज़ में पूरी कंट्री को क्या कर दिया 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बांट दिया। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होगा एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने ब्लॉग बना के दिखाया है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूंसीज से तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स वेट अ मिनट the candidate who secures the highest number of votes in that constituencies is declared elected, more votes than all the other candidates is declared elected, ठीक है। उस कैंडिडेट को जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं उस कैंडिडेट को हम लोग क्या कर देते हैं विनर अनाउंस कर देते हैं, या उसको हम लोग इलेक्टेड मेंबर क्या कर देते हैं अनाउंस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का रूल क्या है, जैसे पूरे 100 वोट्स है, ठीक है, तो 100 वोट्स में से मान लो 60 वोट्स किसी एक को मिल गए और 40 मान लो 10 पार्टी थी तो ये 10 पार्टी में से किसी एक पार्टी को 60 वोट्स मिले, बाकी 9 पार्टी में ये 40 वोट्स अलग अलग नंबर्स में डिवाइडेड है, तो हम लोग विजेता इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यही बताता है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग विजेता या इलेक्टेड मेंबर्स बोलते हैं। द विनिंग कैंडिडेट्स नीड नॉट सिक्योर सम मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, ठीक है, जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको मतलब मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं चाहता है, जैसे कि 100% है 100% तो उसको ये नहीं कि 60% उसके पास आना ही चाहिए, नहीं, अगर सबके पास 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है, अगर तुम्हारे पास 11 भी है, सिर्फ एक भी ज़्यादा है, तो तुम्हें क्या किया जाएगा विनर बना दिया जाएगा। ये नहीं कि 100 की मेजॉरिटी 60 है, 60 कम से कम होना चाहिए, नहीं, सबके पास 10-10 है, अगर तुम्हारे पास 11 है किसी के पास 9 है तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। दिस मैथड इज कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, FPTF, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको बोला जाता है। इस मैथड को हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप उस एग्जाम्पल को देखो। Votes and seats won by the some major parties in लोक सभा इलेक्शन इन 1984 में बताया। 1984 का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, 415 सीटें मिली थी। बीजेपी को 7.4, 6.7, 5.7, 5.7, 4.1। तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसको ज़्यादा मिला तो इसकी ज़्यादा सीट सिक्योर हुई तो ये क्या है विनिंग है। बाकी इन सबसे हमें किसी से मतलब नहीं कि ये सब मिला के एक मेजोरिटी बना रहे, नहीं। अब यहाँ पे वोट्स देखे जाते हैं, इसको वोट्स ज़्यादा मिला है तो ये क्या हो जाएगी विनिंग पार्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे बता रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूसरा मेथड होता है। फर्स्ट क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। In Israel, once the votes are counted, each party is allotted the share of seats in the parliament in proportion to its share of the votes, ठीक है। जब हम इज़राइल का लिए, इज़राइल में क्या होता है जब वोट काउंट कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो जितने प्रपोर्शन में उनको वोट मिला है उस प्रपोर्शन में उनको पार्लियामेंट में क्या दे दी जाती है सीट दे दी जाती है। Each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election, ठीक है। हर पार्टी को जितनी नॉमिनी सीट उसने इलेक्शन से पहले जितने फॉर्म भरे थे उसमें कितने वोट आए हैं उस अकॉर्डिंग उनको क्या कर दी जाती है सीट अलॉट कर दी जाती है। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी बोलते हैं।
In this system, a party gets the same proportion of seat as its proportion of votes. ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, जितने प्रपोर्शन में उसको वोट मिला होगा उतनी प्रपोर्शन में सीट उसको क्या कर दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी. ठीक है, 7% वोट्स मिले हैं तो उसको उस अकॉर्डिंग उसकी सीट मिल जाएगी. 40% वोट मिले हैं तो उस अकॉर्डिंग उसको सीट मिल जाएगी. ठीक है, तो जितने वोट्स उसको मिले उतने उस अकॉर्डिंग क्या कर दी जाएगी, उसको पार्लियामेंट में सीट अलॉट कर दी जाती है इस सिस्टम में. इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड PR सिस्टम, proportional representation system on a limited scale for indirect election. ठीक है, तो हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है उसको बहुत लिमिटेड स्केल पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. मतलब बहुत कम जगहों पे यूज़ करते हैं. कब यूज़ करते हैं, जब हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने होते हैं. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं तब उसमें हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द PR system for the election of president, vice president and for the election of राज्य सभा and विधान परिषद. ठीक है, इसमें हम ये मेथड कब कब यूज़ करते हैं, जब हमें प्रेसिडेंट का चुनाव करना होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करना होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, और जो विधान परिषद होता है स्टेट लेवल पे, जब हमें उनका चुनाव करना होता है तब हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं. अब इसमें बताया गया है कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन. ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे. कंपैरिजन हमें 2 पेजेस में दिए गए हैं. ठीक है, देखो इसमें जो नोट्स था वो काफ़ी लंबा हो गया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे ही अलग अलग बताती हूँ. ठीक है, तो एक तरफ हमें दिया गया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और दूसरा तरफ दिया गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है, कंट्री को छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरियाज़ में बांट दिया जाता है. जिन जियोग्राफिकल एरियाज़ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं. Large geographical areas are democratic as constituencies, demarcated होगा. ठीक है, demarcated as constituencies. The entire country may be single constituencies. ठीक है, इसमें हम लोग एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को क्या कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं. मतलब पूरे कंट्री को हम लोग एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव. हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जा सकते हैं. इसमें वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट. जो वोटर्स होते हैं वो किसके लिए वोट करते हैं, वो कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं. और वोटर वोट्स फॉर द पार्टी. यहाँ पे वोटर जो वोट होते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं. अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. ठीक है, जितने वोट्स उसके मिले हैं उससे ज़्यादा उसको सीट मिल सकती है, क्योंकि प्रपोर्शन के हिसाब से तो बांटा नहीं जाता है. ठीक है, इस सिस्टम में ऐसा होता है. लेकिन एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोटर्स दैट इट गेट्स. लेकिन इसमें क्या होता है, जितने % ऑफ वोट्स उसको मिले हैं उतने ही प्रपोर्शन में उसको सीट लेजिस्लेचर में दी जाती है. Candidate who wins the election may not get majority 50% plus 1 votes. ठीक है, कैंडिडेट जो जीतता है, मतलब who wins the election may not get majority, मतलब जो जीतता है उसको 50% plus 1 ऐसा हो ज़रूरी नहीं है. कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स. लेकिन इसमें जो कैंडिडेट्स जीतते हैं उनको क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स होना ज़रूरी होता है. एग्जाम्पल ये यूके और इंडिया में अपनाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है इज़राइल और नीदरलैंड. ठीक है, इज़राइल और नीदरलैंड में ऐसे फॉर्मूलेज अपनाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा हाउ डज PR वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन. जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा में कैसे वर्क करती है.
ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो राज्यसभा इलेक्शन में कैसे वर्क करता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जब भी इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। The third variant of PR, proportional representative, the single transferable vote system। ठीक है, जो थर्ड वेरिएंट होता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इज़ फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। ठीक है, और हम लोग ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो हम लोग राज्यसभा के इलेक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं। एवरी स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, हर स्टेट का क्या होता है कि स्पेसिफिक कोटा होता है उनका, कि राज्यसभा में इतने सीट्स होंगे। ठीक है, उनका एक कोटा बना होता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो चुनती है। द वोटर्स आर द MLAs इन द स्टेट। ठीक है, जो वोटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, स्टेट के MLA जो होते हैं वही क्या करते हैं, राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब वोट देते हैं। एवरी वोटर इज़ रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस। ठीक है, हर वोटर को क्या किया जाता है, ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, हर कैंडिडेट को रैंक दे सकते हो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, उनको जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। टू बी डिक्लेयर द विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। ठीक है, तो हर जो कैंडिडेट होता है उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मिनिमम कोटा होता है उसके मिनिमम कोटा को क्या होता है, वोट के मिनिमम कोटा तक क्या उसे रैंक सिक्योर करना पड़ता है। विच इज़ डिटरमाइंड बाय अ फार्मूला। ठीक है, जिसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले से क्या किया जाता है, उनके वोट को रैंक को चेक किया जाता है। देखो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला क्या है, टोटल वोट पुल्ड, जितने वोट्स पुल्ड हुए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट हुए हैं, +1 करके, और उसको ओवरऑल +1 किया जाता है। ठीक है, इसमें ये +1 किया जाता है इस वाले में, और फिर ओवरऑल भी +1 किया जाता है, तो इससे हमें किस कैंडिडेट को क्या रैंक मिली है वो पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 4 राज्यसभा मेंबर हैव टू बी इलेक्टेड बाय द 200 MLAs। ठीक है, 4 राज्यसभा मेंबर्स को चुना जाता है। कौन चुनता है, 200 MLA मिलके क्या करते हैं, 4 राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं। इन राजस्थान में द विनर वुड रिक्वायर्ड 200/4 + 1 = 40 + 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ उनको यूज़ करना पड़ता है। देखो 200 डिवाइडेड बाई 4 + 1 = ठीक है, रुको, तो 5 4 जा 40 + 1 करोगे तो इतनी सीट्स इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि एक बार फिर समझाऊँ, फिर से समझा दे रही हूँ, रुको। देखो क्या होना चाहिए, देखो जैसे कि 200 सीट्स थी पूरी, 200 MLA थे, 200 MLA ऊपर हुए, ये 200 MLA मिलके क्या किए, 4 लोगों को चुने। तो अब इस 4 में आप 1 प्लस करोगे और ओवरऑल भी क्या करोगे, 1 प्लस करोगे। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 200/5 + 1 हो जाएगा, तो 5 4 जो 20 और 0 + 1, तो 40 + 1 सीट्स अगर उसके पास है तो वो जीत जाएगा। 41 votes when the votes are counted is done on the basis of first preference votes secured by each candidate, of which the candidate had secures the first preference votes. If after the counting of all first preference votes, required number of candidates fail to fulfill the quota, the candidate who secures the lowest vote of first preference is eliminated and her papers. This process continues till the required number of candidates are declared elected. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 4 लोग चुन लिए गए,
तो क्या किया जाता है, फिर कोटा भर जाता है, देखा जाता है किसको प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, जिसको सबसे कम वोट मिले रहते हैं उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके पेपर्स को हटा दिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कैंडिडेट चुन ना लिए जाए, ठीक है। ये एक सिस्टम है, आप इसे इतना नहीं भी समझोगे, वैसे मैंने पूरा समझाया, मत कहना कि मैम ने नहीं समझाया, मैं आप लोगों के प्रेफरेंस के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग इसको नहीं भी समझोगे तो उतना इशू नहीं है, बस याद कर लो राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, जो स्टेट्स के एमएलएज होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, और उसके लिए हम लोग पीआर का यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। Why did India adopt the FPTP first past the post system? हमारी इंडिया ने क्यों FTPT को अडॉप्ट किया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया है? PR प्रेफरेंशियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम विच में वर्क इन ए स्मॉल कंट्री, ठीक है। जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो कब वर्क कर सकता है, जब कंट्री छोटी हो तब उसमें तो ये वर्क कर सकता है, जब लेकिन कंट्री बहुत बड़ी हो तो क्या होता है, ये मेथड हमें मतलब उतना यूज़फुल नहीं दिखता है, बट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। लेकिन हम जैसे इंडिया कंट्री है, क्या है, सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और कारीगर नहीं दिखता है। The reason for the popularity and success of the FPTP system is its simplicity, ठीक है। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिस्टम बोला गया है इसको, और ये बहुत बड़े कंट्री में जैसे इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा कारगर हमें यूज़फुल नहीं दिखता है। The reason for the popularity and success of the FPTP system is its simplicity. वेट अ मिनट फ्रेंड, ठीक है। ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये इसलिए पॉपुलर है, ये इतना सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि ये मेथड काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली सिंपल to understand even for a common voters who may have to specialized knowledge about politics and election, ठीक है। देखो ये पूरा जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, और जो एक कॉमन वोटर होता है जिसको इलेक्शंस के बारे में कुछ नहीं भी पता होता है या उसको कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है पॉलिटिक्स और इलेक्शन के बारे में, उसके लिए भी ये काफ़ी इजी हो जाता है कि ये सिस्टम वो क्या कर सके, समझ सके। The FPTP first past the post system offers voter a choice but not simply between parties but specific candidates। जो हमारा फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है वो क्या करता है, वोटर्स को चॉइस देता है, क्या पार्टीज़ को भी चॉइस देता है कि आप अगर चाहो तो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर सकते हो। और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है कि ये एक स्पेसिफिक कैंडिडेट्स में भी चॉइस देता है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई पार्टी पसंद नहीं है तो आप एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट कर सकते हो। In constituencies based system like the FPTP first past the post system, the voters know who their own representative is एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती है, जैसे इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया जैसी, तो वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज़ करने का ये मेथड होता है, ये एक मतलब एक बोल सकते हैं इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि लोगों को पता रहे कि हमने किसको वोट किया है, और वो बाद में जाके उनसे अगर वो दोबारा, अगर हमें पता है कि हमने इसे वोट किया है तो वो अगर कोई वर्क नहीं करता है हमारे लिए तो वो फिर हमारे पास अगर जब भी वोट मांगने आएगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पिछली बार आपने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है। तो हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। The members of our constitution also felt that
PR based election may not be suitable for giving a stable government in a parliament system। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे से जानते थे कि अगर वो PR सिस्टम का यूज़ कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल गवर्नमेंट को बन जाएगी हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट को एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज़ कराया है, बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं कराया है हमारे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे से ये बात जानते थे कि हमारी इंडिया के लिए क्या बेटर है, कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल है। The first past the post system encourages voters from different social group to come together to win an election in a locality। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो क्या करता है, अलग अलग वोटर्स को क्या करता है, इनकरेज करता है और क्या करता है वो, ताकि आए एक साथ आए, वो सोशल ग्रुप बनाएं और वो लोग एक साथ मिल के इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के। ठीक है, ये लोगों को अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, इन सब चीज़ों से अलग करता है और लोगों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करता है कि वो लोग एक साथ होके क्या कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो लोग जीत भी सकते हैं। In a diverse country like India, the PR system would encourage each community to form its own nation-wide party। ठीक है, हमारी जैसे कि डाइवर्सिटी है, हमारे कंट्री जैसे इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इस टाइप के कंट्री के लिए जो PR सिस्टम है वो क्या हो जाता है, जब हम PR सिस्टम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कम्युनिटी या पार्टीज़ को इस चीज़ों के लिए इनकरेज करता है कि वो क्या कर सके, वो अपनी नेशन वाइड पार्टी बना सकते कि अपने नेशन के लिए ये पार्टी है, कम्युनिटी वाइज लोगों को पार्टी बना सकें। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी और इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इन सब का जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसका यूज़ करता है। दिस में ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके दिमाग में ये बातें काफ़ी अच्छे से थी कि वो अगर कौन सा मेथड यूज़ करवाएंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में PR सिस्टम क्यों नहीं यूज़ किया गया है, क्यों हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यूज़ किया गया है। फिर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजर्वेशन होते हैं वो देखते हैं हम। इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एलिजिबल टू वोट बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज़ रिजर्व। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है जितने भी वोटर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के वो सारे एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, लेकिन कैंडिडेट्स क्या होते हैं, वोट तो कोई भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने लोग हैं सब कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उसी कम्युनिटी का हो, उसी सेक्शन का हो जिस सेक्शन के लिए वो लड़ रहा है, मतलब जिस रिजर्व सीट के लिए वो लड़ रहा है, तो उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और उसी सोशल सेक्शन का लीडर हो या इंसान हो। The constitutions provide for reservation for seats in the Lok Sabha and state legislative assembly for the scheduled caste and scheduled tribe। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करती है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स क्या करती है, रिजर्व करके रखती है। This provision was made initially for a period of 10 years and as a result of successive constitutional amendment has been extended up to 2020। ठीक है, ये प्रोविज़न पहले तो सिर्फ 10 सालों के लिए लगाया गया था, लेकिन हमें इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला, काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिला, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको 2020 तक के लिए क्या कर दिया, लागू कर दिया। The Parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expire। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगी, फिर इसको बढ़ाएगी, उसने इसको बढ़ाने का डिसीज़न लेगी जब इसकी जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगी। अब तो टेन्योर ख़त्म हो गया, अब आप लोग देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका टेन्योर कितना बढ़ाया गया है।
The number of seats reserved for both of these group is in proportion to their share in the population of India. ठीक है, जो ये सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है, वो किस लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट रिजर्व्ड होती हैं तो वो किस बेसिस पे रिजर्व की जाती हैं कि उस पर्टिकुलर ट्राइब या कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, उस अकॉर्डिंग क्या की जाती है, सीट्स रिजर्व्ड करके रखी जाती हैं. Of the 543 elected seats in the Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 47 are reserved for scheduled tribe as on 1st September 2012. 543 सीट्स में क्या किया गया है, 84 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 सीट्स क्या रिजर्व की गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एज ऑन 1st September 2012 तक के लिए. ठीक है, फिर हमारा डेलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, डेलिमिटेशन कमीशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, क्यों इसे अपॉइंट किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका वर्क क्या होता है. तो हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ टू बी रिजर्व्ड. ठीक है, तो कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व्ड करना है, ऑन वॉट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन. ठीक है, ये किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जा रहा है. दिस डिसीजन इज टेकन बाय द एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डेलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, ये डिसीज़न कौन लेता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसको हम लोग डेलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं. यही इस डिसीज़न को लेती है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व्ड करके रखना है. द डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं. और ये किसके साथ मिलके वर्क करता है, तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके एज अ कोलैबोरेशन वर्क करता है. It is appointed for the purpose of drawing up the boundaries of the constituencies all over the country. ठीक है, एक पूरे कंट्री में कौन सी बाउंड्री किस एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलना है, उसके बॉर्डर को ड्रॉ करने का क्या करती है, ये काम करती है. इसीलिए इसको अपॉइंट किया जाता है. मेन पर्पस होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर सके. ठीक है, these constituencies have the highest proportion of scheduled tribes population are reserved for ST. ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन क्या होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की होती है. ठीक है, ST की होती है. उस कंट्री को क्या किया जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ST के लिए रिजर्व्ड कर दिया जाता है. इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट द डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट टू थिंग. ठीक है, ST के लिए तो ये देखा जाता है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है शेड्यूल्ड ट्राइब को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ST के लिए रिजर्व कर दिया जाता है. लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो दो चीज़ें देखती है. ठीक है, वो दो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है. वो दो चीज़ें क्या हैं, तो वो हम देखेंगे. It picks constituencies that have higher proportion of scheduled caste population. ठीक है, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पिक करेगी जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन के क्या हो, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा रहती हो. बट इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्या करती है, कभी कभी क्योंकि SC की बात है तो इन चीज़ों को क्या करती है, ये रोटेट करती रहती है कि जब अलग अलग रीजन में क्या होता है वो हमेशा इन चीज़ों को चेंज करती रहती है कि आज इस स्टेट को किया गया है तो कल उस स्टेट को किया जाएगा. क्यों, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहती है. इसीलिए क्या करता है, रीजन्स ऑफ स्टेट भी क्या करता है, चेंज करते रहता है. दिस इज़ डन बिकॉज द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज़ जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो जनरली कंट्री के हर पार्ट में क्या करते हैं, इवनली स्प्रेड हैं, ठीक है, हर जगह शेड्यूल कास्ट हमें देखने को मिलते हैं। दिस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन, ठीक है, इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हर बार रोटेट किया जाता है टाइम टू टाइम कि आज ये स्टेट रिजर्व्ड है तो कल ये स्टेट रिजर्व्ड होगा, और ये काम कौन करती है, हमारी डिलिमिटेशन कमीशन का ये वर्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में हम थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक इलेक्शन सिस्टम को चेक किया जाता है, अच्छे तरीके से उसका टेस्ट लिया जाता है कि क्या उसके पास एबिलिटी है, उसके पास ये इंश्योर किया जाता है कि क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है, कर सकता है या नहीं, ठीक है। उस चीज़ों का पूरा ट्रू टेस्ट एक सही तरीके से टेस्ट होता है। If we want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. अगर जो हम मुंह से डेमोक्रेसी 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 बोलते हैं, इस डेमोक्रेसी को अगर हमें ग्राउंड बेसिस पे रियलिटी में लाना है, उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है, अगर हम सच में चाहते हैं कि ये जो मुंह से बोला हुआ डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में रियलिटी में एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो इलेक्शन सिस्टम है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो और इम्पार्शियल हो, किसी भी के लिए बायस्ड ना हो। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। फिर है हमारा the system of election must also allow the aspirants of the voter to find legitimate expression through the electoral result, ठीक है। ये जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो हमारे एस्पिरेशंस ऑफ वोटर्स को, मतलब वोटर के एस्पिरेशन को हमेशा क्या करता है, उनके एक्सप्रेशन को पूरे इलेक्टोरल रिजल्ट तक क्या करता है, एक मौका या परमिशन देता है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, ठीक है, कौन वोट दे सकता है और कौन इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। अब उस बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशंस आंसर 2 बेसिक क्वेश्चन अबाउट इलेक्शन। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन से रिलेटेड 2 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देती है। हु आर द वोटर्स, कि कौन वोटर्स हो सकता है, कौन वोट दे सकता है, हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पास इन दोनों क्वेश्चंस का क्या है, आंसर्स है। पहला तो कौन वोट दे सकता है, उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को क्या किया है, अडॉप्ट किया है इस पॉलिसी को। इस पॉलिसी में क्या होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ये है हमारे फ्रेमर्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमर का, ठीक है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कि वो हमारे सिटीजन्स को इस बात की गारंटी दे कि हर एडल्ट जो 18+ है, पहले तो इसकी एज 21 थी, लेकिन अब जो 18+ के लोग हैं वो सब क्या कर सकते हैं, वोट देने जा सकते हैं, ठीक है, उनके पास ये फ्रीडम है, ठीक है, उनके पास ये अधिकार है। दूसरा, टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन मीन एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21। 1989 तक जो अडल्ट इंडियन का मतलब है, वो मतलब क्या था कि जो लोग 21+ हो, 21+ हो, वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन अब क्या है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1989 रिड्यूस द एलिजिबिलिटी एज टू 18, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसने क्या कर दिया, ये एलिजिबिलिटी एज जो थी उसको कम करके 18 कर दिया।
all citizens have the right to stand for election and become the representative of the people। और दूसरा ये बोलता है कि हर सिटीज़न को ये अधिकार है कि वो क्या कर सके, इलेक्शन में खड़ा हो सके और वो लोगों का क्या हो सके, लीडर और रिप्रेजेंटेटिव बन सके। हाउएवर देयर आर अ डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन क्या होता है, इलेक्शन लड़ने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, in order to stand for Lok Sabha or Assembly election, a candidate must be at least 25 years old। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप लोकसभा या असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो तो कैंडिडेट की एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, 25 साल से कम का बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, और यहाँ पे कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कैंडिडेट्स पे लगाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, देयर इज़ अ लीगल प्रोविजंस दैट अ पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन इम्प्रिजमेंट फॉर 2 or more years फॉर सम ऑफेंस इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, लीगल प्रोविजंस इसमें मैटर करते हैं। अगर कोई बंदा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जेल काट के आया है, चाहे उसका क्राइम कोई भी हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। बट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। लेकिन जहाँ पे उसकी क्या किया जाता है, इम्प्रिजमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, वहीं पे उसके इनकम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके एजुकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके क्लास, जेंडर और उसके राइट्स को मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। ठीक है, वो किस क्लास का है, किस जेंडर का है, उसने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या उसकी इनकम क्या है, ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। इन दिस सेंस आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ ओपन टू ऑल सिस्टम। ठीक है, इस सेंस में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो हर किसी के लिए खुला है, फ्री है एंड फेयर है। अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का रोल बताया गया है कि एक्चुअली में क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है कि वो जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, कंटेस्ट किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनको सुपरवाइज करे, उनको अच्छे से एक गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल 324(1) जो है हमारा, वो हमें क्या बताता है, आर्टिकल 324(1) हमें बताता है कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ all election to parliament and the legislature of every state and of every election to the offices of president and vice president held under the constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as a election commission। पढ़ने में कुछ समझ में आया, नहीं आया, क्योंकि ये हमारे एज़ यूजुअल कॉन्स्टिट्यूशंस के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इन वर्ड्स को हमने अच्छे से डिस्क्राइब नीचे वाली लाइंस में किया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टिकल 324 हमारा क्या बोलता है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो आर्टिकल 324 है वो हमें क्या बताता है, वो हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है फॉर अ सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ताकि वो जो भी इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट हो रहे हैं, उनके जो भी रोल्स हैं, उनके जो भी कंडक्ट्स हैं, उन सबको क्या कर सके, उन सबको सुपरवाइज कर सके और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे और उन पे कंट्रोल भी करे। These words in the constitution are very important। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर दे गिव द इलेक्शन कमीशन अ डिसीजन रोल इन वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विथ इलेक्शन। ठीक है, मतलब ये इलेक्शन कमीशन को एक डिसीजन रोल, मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कि इलेक्शन में जो कुछ भी होता है शुरू से आखिरी तक, उनमें इन्हीं का योगदान होता है।
द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल ही क्या है, एग्री है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज़ अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन को कौन क्या करता है, असिस्ट करता है, तो उसके लिए हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन, और जो इलेक्शन कमीशन होती है वो कभी भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होती हैं उसके लिए जवाबदेही नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात इसमें बताई गई है इलेक्शन कमिश्नर की। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन आइदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो या तो सिंगल मेंबर से भी रन हो सकता है या तो मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वॉज सिंगल मेंबर। ठीक है, 1989 तक इस बॉडी को, इलेक्शन कमीशन को एक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह बताया गया था। जस्ट बिफोर द 1989 जनरल इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर। ठीक है, लेकिन 1989 में जो जनरल इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या किया गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया जिसने क्या कर दिया गया, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। सून आफ्टर द इलेक्शन द कमीशन रिवर्टेड टू इट्स सिंगल मेंबर स्टेटस। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए इस कमीशन को फिर से क्या कर दिया गया, एक सिंगल मेंबर स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, कि ये जो कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी ही है। इन 1993 2 election commissioners were once again appointed and the commission become multi-member and has remained multi-member since then। ठीक है, 1999 में फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया, अपॉइंट किया गया और इसको फिर से मल्टी मेंबर बना दिया गया, लेकिन तब से लेके आज तक ये जो बॉडी है वो मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, तब से आज तक इसको चेंज नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। इस जो मल्टी मेंबर का सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देता है। इनिशियली देयर वर मैनी अप्रीहेंशंस अबाउट अ मल्टी मेंबर कमीशन। ठीक है, पहले तो ये जो मल्टी मेंबर कमीशन बना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रीहेंशन ऑपरेशंस हुए। ठीक है, लोगों ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया। देयर वॉज अ शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देन चीफ इलेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनके ओपिनियन में चीफ इलेक्शंस में। ठीक है, कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर अबाउट हु हैड हाउ मच पावर। ठीक है, इसमें ये होने लगा कि कमिश्नर और जो अदर कमिश्नर है तो किस तरीके से पावर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसके पास कितना पावर होगा। द मैटर हैड टू बी सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या हुआ, ये मैटर को किसने सॉल्व किया, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को फिर सॉल्व किया। Now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as powered is shared and there is a greater accountability। आज ये क्या है, आज ये एक आपसी सहमति से जो मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन है वो चल रहा है और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें जो पावर्स होती हैं वो शेयर्ड होती हैं और यहाँ पे लोग ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। जब लोगों के पास पावर शेयर होती है और वर्क कम होते हैं तो लोग क्या होता है वो चीज़ों को अच्छे से करता है और जिसका जो काम है वो उस काम के लिए क्या होता है, जवाबदेही होता है। पावर इक्वल पावर्स, अब बात हो रहा है। ठीक है, जो लोगों के इन दोनों में पावर्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर, ठीक है, द इलेक्शन कमिश्नर बट डज नॉट हैव मोर पावर देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें किसी भी मेंबर्स के पास कोई ज़्यादा वोट्स नहीं होते। ठीक है, ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं कि एक के पास ज़्यादा है तो दूसरे के पास कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द CEC एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर्स। जो CEC है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो CEC है
और जो दो और इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास क्या होती है, इक्वल पावर्स होती है। द सीईसी एंड द टू इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल्स पावर्स टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस एज अ कलेक्टिव बॉडी। ठीक है, इन लोगों के पास इक्वल पावर होती है कि ये लोग एक साथ बैठ के क्या कर सके, एक कलेक्टिव बॉडी की तरह इलेक्शन से जितने भी रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे क्या कर सके, डिसीजन ले सके। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो किसकी एडवाइस पे इनको अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, सीएम के एडवाइस पे ये क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। It is therefore possible for a ruling party to appoint a partition person to the admission who might favor them in the election। इसमें ये पॉसिबल होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इसमें अपना क्या कर सके, पार्शियल पर्सन को क्या करती है, चुन सकती है, उसको जो वो उन्हीं को इलेक्शन कमीशन में ला सकती है जिनको वो फेवर करती हो। दिस फियर हैज़ लेड मैनी टू सजेस्ट दैट दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज। ठीक है, ये डर लोगों को था और इस डर की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा सजेशन दिए कि ये जो प्रोसीजर है इसको चेंज किया जाए। Many persons have suggested that a different method should be followed that makes consultation with the leader of opposition and the Chief Justice of India necessary for appointment of CEC and Election Commissioner। ठीक है, बहुत लोगों ने ये सजेस्ट किया कि इसमें हमें डिफरेंट मेथड फॉलो करना चाहिए, इसमें हमें अपोजिशन के लीडर से भी कंसल्ट करना चाहिए और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी भी रजामंदी ज़रूरी है, उनकी भी क्या है, सजेशंस ज़रूरी हैं किसी भी सीईसी या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए। अब इनका टेन्योर क्या होता है, हम टेन्योर देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके सिक्योरिटी के लिए ये इंश्योर करती है, इनका टेन्योर क्या करती है, फिक्स कर देती है। दे आर अपॉइंटेड फॉर 6-year टर्म और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर। इनका क्या होता है, टेन्योर पीरियड 6 साल होता है या जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते। इन दोनों में से जो भी टेन्योर पहले पूरा होगा उस तब तक ये काम कर सकते हैं। द CEC कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेजिडेंट if both houses of parliament make such a recommendation with a special majority। CEC को तभी रिमूव किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट बोले और दोनों हाउस में क्या हो, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिकमेंडेशन आए, तभी CEC को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज इसको एक्सपायरी से पहले रिमूव नहीं किया जाता है। This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in election। ऐसा इसलिए किया गया, इस प्रोसीजर को इतना टफ इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी रूलिंग पार्टी वो क्या करे, CEC को ये फोर्स ना कर सके कि वो उनको इलेक्शन में फेवर करे और उनके पास ये अथॉरिटी ना हो कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करें, उनको रिमूव करने की धमकी दे सके या उनको रिमूव कर दें। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो किसके थ्रू रिमूव होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू क्या होता है, रिमूव होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। जो हमारी इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उसके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, काम करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। वो काम क्या क्या होते हैं, इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। इसका पहले तो काम होता है कि ये क्या करे, जो वोटर लिस्ट है उसको अप टू डेट कराए कि कितने लोग जितने लोगों का नाम कट गया है उनको हटाए, जितने लोग नए आए उनका नाम चढ़वाए, ये काम होता है। इट मेक्स एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज़ फ्री फॉर
फ्री ऑफ एरर्स, ठीक है। ये वो सारी कोशिशें करता है जिससे वो इस बात की पुष्टि कर सके कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, लाइक नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ दोज नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि जो लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए उनका नाम ना हो इसमें, या जो लोग मर चुके हैं या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं उनका नाम इसमें ना हो, ठीक है। इसमें हो तो ये क्या करता है, जो लोग नॉन एलिजिबल है उनका नाम हटा देता है और जो लोग एलिजिबल है उनका नाम क्या कर देता है, ऐड करवाता है। ये हमारे सीईसी का काम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क होता है, ठीक है। It also determines the timing of elections and prepares the election schedule. ये भी डिटरमाइन करता है कि इलेक्शन का टाइम क्या होना चाहिए, मतलब क्या टाइम पे इलेक्शन होगा, और ये एक जो इलेक्शन शेड्यूल होता है उसको भी क्या करता है, प्रिपेयर करता है। The election schedule include the notification of elections date from which nomination can be filed, ठीक है। इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट, इसमें किस दिन इलेक्शन होगा ये बताया जाता है, नॉमिनेशन डेट की लास्ट डेट क्या है ये बताया जाता है, डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन, आप किस तारीख तक नॉमिनेशन को फाइल कर सकते हो, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनिटी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल डेट ऑफ पूलिंग एंड लास्ट डेट ऑफ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। आप किस दिन पूल कर सकते हो, आप किस दिन किस दिन जो है वोट काउंट होंगे, किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब इलेक्शन कब स्टार्ट होगा लेकिन इलेक्शन को कौन जीता है उस तारीख तक का ये क्या करता है, एक पूरा शेड्यूल तैयार करके रखता है। During this entire process, the Election Commission has the power to take decision to ensure a free and fair pool, ठीक है। इस entire process में, ये जो पूरी process होती है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होता है कि वो एक फ्री और फेयर पूल कराने के लिए कोई भी डिसीज़न ले सकता है, उस डिसीज़न लेने से उसको नहीं रोका जाएगा। It can postpone or cancel the election in an entire country or a specific state or constituencies on the ground that the atmosphere is violated and therefore a free and fair election may not be possible। वो क्या कर सकता है, वो पूरे इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, पूरे कंट्री का भी कर सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेट का भी कर सकता है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी कर सकता है। लेकिन किस ग्राउंड पे कर सकता है, जब उसको ऐसा लगे कि ये सही टाइम नहीं है या कोई ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम है या वहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, उस ग्राउंड पे क्या कर सकता है, ये पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस को क्या कर सकता है, पोस्टपोन या कैंसिल कर सकता है, इसको ये अथॉरिटी दी जाती है। The Commission also implements a model code of conduct for parties and candidates। ये कमीशन क्या करता है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पार्टीज़ या जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं उनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। इट कैन ऑर्डर अ रीकाउंट ऑफ वोट्स, ये क्या करता है, अगर वोट्स गिने जा चुके हैं तो ये भी ऑर्डर दे सकता है कि आप लोग वोट फिर से काउंट करिए। व्हेन इट फील्स दैट द काउंटिंग प्रोसेस हैज़ नॉट बीन फुल्ली फेयर एंड जस्ट, अगर उसे ऐसा लगे कि जो काउंटिंग प्रोसेस हुई है, जो गिनती हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उस बेसिस पे वो रीकाउंट ऑफ वोट्स के भी ऑर्डर दे सकता है। The Election Commission accords recognition to political parties and acts ऑटो सिंबल टू ईच ऑफ दैम। ये क्या करता है, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जो एक पर्टिकुलर पार्टी होती है उनको पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देता है, जो उनके सिंबल होते हैं जैसे साइकिल, कमल, जो सिंबल्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको अलॉट करता है, ठीक है।
फिर इसमें बताया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, उसको पढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 55 ईयर्स हैव गिव राइज टू मैनी सजेशन फॉर रिफॉर्मिंग आवर इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, हमने लास्ट 50 साल, पिछले 50 सालों से ये देखा है कि जो सजेशन है वो बढ़ते ही गए हैं और बहुत सारे ऐसे सजेशन आए हैं कि हमारे इलेक्शन सिस्टम को सुधारना चाहिए। The Election Commission, political parties, various independent groups and many scholars have came up with proposal for electoral reform. हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो लोग ने बहुत बार ऐसे प्रपोज़ल दिए हैं कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in this chapter. कुछ सजेशन तो ऐसे दिए गए हैं कि जो अभी हमने इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े, उस प्रोविजंस को चेंज करने के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस दिए गए हैं। Our system of election should be changed from the FPTP to some variant of the PR system. ठीक है, कुछ ने बोला कि हमारे जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से चेंज कर देना चाहिए। दिस वुड इंश्योर दैट parties get seats as far as possible in proportion to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पार्टीज़ हैं उनको अपने प्रपोर्शन में, जितनी प्रपोर्शन में उनको वोट्स मिले होंगे उतने प्रपोर्शन में उनको सीट्स मिल पाएंगी और कम से कम 1/3 महिला, जो 1/3 ऑफ द वुमेन है, उनको क्या किया जाए, पार्लियामेंट और असेंबलीज में चुना जाए। ठीक है, उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाए। देयर शुड बी stricter proportion to control the role of money in electoral politics. The election expenses should be paid by the government out of a special fund। ठीक है, उन्होंने बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि जो मनी का कंट्रोल है, क्योंकि मनी जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, तो जो कंट्रोल ऑफ द मनी है उसको क्या किया जाए, स्ट्रिक्टली रोका जाए। और जो ये इलेक्शन को फंड कौन करे, इलेक्शन को हमारी स्टेट या हमारी गवर्नमेंट फंड करे स्पेशल फंड से। कैंडिडेट विथ मैनी क्रिमिनल केसेस शुड बी बैरिड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। जिसके तहत बहुत सारे क्रिमिनल केस हों, जिसके बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हो, उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। ओन इफ़ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, और जिसके अपील्स पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, उनको भी क्या कर दिया जाए, इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन। ठीक है, जो लोग कास्ट बेसिस पे या रिलीजियस बेसिस पे कैंपेन करते हैं, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ आके अलग अलग कास्ट के बारे में बोलती हैं, अलग अलग रिलीजन के बारे में बोलती हैं, तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली बैन किया जाए, रोका जाए। There should be law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है कि जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि उनके जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनके जो वर्क है, उनके जो फंक्शन है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेटिक मैनर में हो। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और किसी की भी बच्चे को क्लास 6 to 12 NCERT के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है, या किसी भी बच्चे को UPSC से रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।